नमस्कार प्रिय छात्रों, आपका हमारे इस YouTube चैनल स्कूल एंड कॉलेज स्टडी पर आपका स्वागत है। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ आपका BA सेकेंड ईयर के अंदर जो थर्ड ईयर के अंदर आपका थर्ड सेम के अंदर आपका तीसरे सेमेस्टर के अंदर जो आपका हिंदी के अंदर रीतिकाल का जो सिलेबस है अब की बार, तो रीतिकाल काव्य की जो परिस्थितियाँ हैं या फिर जो रीतिकाल काव्य की जो परिस्थितियों के बारे में हम यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये आपका BA आपको पता है कि BA सेकेंड ईयर के अंदर आपका थर्ड सेम के अंदर है अब की बार ये सिलेबस में। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और आपको हमारे इस चैनल पर सभी BA की, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश और ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सभी की लगभग वीडियो आपको प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएगी, सभी और अन्य सब्जेक्ट की भी। और जल्द से जल्द आपको इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो आप चैनल के साथ बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। कोई कमी है तो वो भी आप बता सकते हैं। और तो हम यहाँ आपका टॉपिक शुरुआत करते हैं कि रीतिकाल इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकता है। एक की यूनिवर्सिटी अपने हरियाणा के अंदर MD यूनिवर्सिटी रोहतक, हिंडल यूनिवर्सिटी सिरसा, अलग अलग यूनिवर्सिटी के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये लगभग आपके किसी भी आप स्टेट से हो, चाहे हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, सभी से एक ही है। मतलब पढ़ाई तो एक ही होती है, सिलेबस एक ही होता है। रीतिकाल वहाँ पढ़ेंगे आप हरियाणा के अंदर, रीतिकाल आप उत्तर प्रदेश में पढ़ेंगे, चाहे किसी भी स्टेट से हो आप। तो ये आपका कॉमनली है, लेकिन हो सकता है कि अलग अलग स्टेट के अंदर ये अलग अलग सेमेस्टर में हो, लेकिन आप जिसका भी वो देख लीजिएगा। तो यहाँ हम शुरुआत करते हैं कि तो ये 3 प्रकार पूछा जाता है आपका। रीतिकाल की परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए या रीतिकालीन हिंदी कविता की पृष्ठभूमि का वर्णन कीजिए। इस प्रकार घुमा फिरा करके 3 प्रकार से पूछ सकता है आपसे। तो यहाँ हम बात करते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। प्रत्येक साहित्यकार अपने परिवेश एवं युगीन परिस्थितियों से प्रभावित होकर अपने साहित्य के लिए इससे ही आवश्यक सामग्री ग्रहण करता है और अतः किसी युग की विभिन्न परिस्थितियों के अध्ययन के द्वारा ही हम किसी साहित्य की गहराई तक पहुंचा जा सकता है। यानी कि अगर हम किसी, आपको पता है कि जो हमारा हिंदी साहित्य है वो 4 कालों में विभाजित किया गया है। जो आपका अलग आदिकाल है, भक्ति काल है, रीतिकाल है, आधुनिक काल है। इस प्रकार आपके जो हिंदी साहित्य को 4 कालों में विभाजित किया गया है। तो ये रीतिकाल अब की बार, तो आपको किसी भी काल यानी कि हिंदी साहित्य का कोई भी काल है उसको समझने से पहले उस काल की जो परिस्थितियाँ होती है उन्हें समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो आचार्य जो शुक्ल के अनुसार एक प्रसिद्ध लेखक हुए हैं हिंदी साहित्य के अंदर, आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की संचित चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चलता रहता है। यानी कि चित्तवृत्ति यानी कि लोगों की जो सोच है, लोगों की जो डिमांड है, लोगों की जो इच्छाएं हैं, उसके अकॉर्डिंग लोगों की रुचि होनी चाहिए। जिस प्रकार का अगर साहित्य लिखा जाता है उसमें कोई भी परिवर्तन होता है तो वो लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो लोगों की चित्तवृत्ति के अकॉर्डिंग, जनता की जो चित्तवृत्ति होती है उसके अकॉर्डिंग ही क्या है, उसके अनुसार ही जो परिवर्तन होता चलता है। रीतिकाल की विशेषताओं के निर्माण में तत्कालीन परिस्थितियों ने गहरा प्रभाव डाला और इस काल की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक और कलात्मक परिस्थितियों का निम्नलिखित है। तो आपको जो रीतिकाल की जो राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक और कलात्मक जो परिस्थितियाँ हैं ये पूछी जा सकती है। हर एक का हम डीपली अध्ययन करेंगे, अलग अलग पूछी जा सकती है, बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है 10 नंबर में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं वो क्या क्या हैं। तो जो रीतिकाल के समय राजनीतिक दृष्टि के ह्रास और पतन का समय था, यानी कि राजनीतिक जो दृष्टि से बिल्कुल ही पतन हो चुका था। अकबर ने हिंदू मुसलमानों में पारस्परिक एकता स्थापित करने का भरसक प्रयास किया था, और परंतु उसके बाद जहांगीर ने सुरा और सुंदरी के प्रति अपनी जो लोलुपता दिखाई, उसने उसके उत्तराधिकारियों को प्रभावित किया। यानी कि आप देखते हैं कि जो रीतिकाल का जो समय होता है उस टाइम के हमारे भारत के अंदर अकबर जैसे, जहांगीर जैसे शासकों का राज्य होता है, तो उस टाइम की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो अच्छी नहीं थी। यानी कि अकबर तो एक अच्छा शासक होता है, लेकिन उसके बाद हम हिस्ट्री के अंदर पढ़ते भी हैं कि अकबर, जहांगीर ये अलग अलग शासक होते हैं। तो उसके अंदर जो जहांगीर होता है
उसकी जो सुरा और सुंदरी के अंदर यानी कि जो जहांगीर होता है वो थोड़ा विलासी प्रवृत्ति का होता है, थोड़ा जिसके कारण क्या है वो उसकी जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, राजनीतिक देख रेख में कोई ज़्यादा ध्यान नहीं होता। तो शाहजहाँ का समय प्राय सुख शांति और संस्कृति कलात्मक उदारता का समय था। यानी कि शाहजहाँ ये समय तो ठीक था। शाहजहाँ हम देखते हैं कि शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया, और तो वो कलात्मक कला प्रेमी था। यानी कि जो भव्य बड़ी बड़ी इमारतें बनाना, किले बनाना, गढ़ बनवाना, उसका क्या था, शौक था। और मतलब वो जो शिल्पकार थे, कलाकार थे, उनको श्रेय देता था। और इसी समय में समाज के में प्रदर्शन की प्रेरणा को बढ़ावा दिया गया। शाहजहाँ के बीमार पड़ते ही उसके पुत्र राजगद्दी प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ हिंसक पशुओं की भांति लड़ने लगे। औरंगजेब ने अपने भाइयों को वध कर गद्दी पर प्राप्त की। अब हम देखते हैं कि जो औरंगजेब एक शासक होता है तो वो क्या करता है, हिस्ट्री के अंदर मैंने पढ़ा हुआ है कि औरंगजेब के बारे में, तो औरंगजेब मतलब स्वभाव से बड़ा कठोर होता है, और वो क्या अपने भाइयों को ही मार के गद्दी पर प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार जो राजनीतिक परिस्थिति है वो बहुत खराब थी, और वह अत्यंत कट्टर शासक था, और अपने राज्य विस्तार की इच्छा में वह जीवन भर लड़ता रहा। अपनी गद्दी के कारण उसे लंबे समय तक सिखों, मराठों आदि से लोहा लेना पड़ा। हम देखते हैं कि जो सिख मराठा लोग हैं वो औरंगजेब के साथ युद्ध करते हैं। औरंगजेब को संगीत, कलाओं, ऐश्वर्य, सौंदर्य के प्रति कोई लगाव नहीं था, और वेश्यावृत्ति, संगीत है, मद्यपान है आदि के को पूर्ण रूप से प्राप्त कर देने के लिए उसने सरकारी फरमान निकलवा दिया। यानी कि वो बिल्कुल क्या था, संगीत सुनने का शौकीन था, मदिरापान करना और वेश्यावृत्ति उसकी प्रमुख जो इच्छा थी। तो इस प्रकार राज्य की तरफ उसका कोई ध्यान नहीं था। शराब पीना, वेश्यावृत्ति, इस प्रकार की जो परिस्थिति, इस प्रकार के जो उसकी इच्छाएं थी। और जैसे ही औरंगजेब के देहांत के पश्चात अवस्था और भी अधिक शोचनीय हो गई। उसके उत्तराधिकारी एकदम क्या निकम्मे थे, आलसी थे, असमर्थ थे, और अयोग्य और घोर विलासी थे। यानी कि दारू पीकर इधर उधर पड़े रहते थे, कोई शासन का, कोई राज्य का कोई ख्याल नहीं था, बिल्कुल नशे में धुत पड़े रहते थे, बुत बने हुए। तो वो इस प्रकार की परिस्थितियां थी उनके शासकों की। औरंगजेब के बाद वे केंद्रीय शासन प्रशासन अपना नियंत्रण पूरी तरह नहीं रख पाए, और अनेक प्रादेशिक शासक स्वतंत्र होने लगे। दक्षिण में मराठा और पंजाब में बंदा वैरागी, आगरा में जाट और राजस्थान में राजपूत शक्ति अपने सिर उठाने लगी थी। और नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों ने मुगल साम्राज्य की रही सही कमर भी तोड़ डाली। सारे देश में अशांति, विद्रोह का बोलबाला था। अंग्रेजों ने इस स्थिति का भरपूर लाभ उठाया, और बक्सर के युद्ध को जीतने के पश्चात मुगल शासकों को एक प्रकार से अंग्रेजों ने अपने हाथ में की कठपुतली बना लिया। तो आप देखते हैं कि जो बक्सर का युद्ध है वो बंगाल के अंदर होता है, और तो जिसके अंदर क्या है, जो शासक होता है उनको क्या है, अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाता है देश पर। जिसके बाद जो बक्सर के युद्ध के बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे भारत गुलाम हो जाता है। तो मुगल शासक पंगु और नपुंसक हो गए थे, नपुंसक हो गए थे, बिल्कुल पंगु हो गए थे। सम्राट जहांगीर शाह के विषय में प्रसिद्ध है कि वह दरबार में भी दर्पण कंघी लेकर अपने बालों को संवारता रहता था। यानी कि इतना मतलब राज्य की तरफ कोई ध्यान नहीं रहता था, अपने शीशा लेकर के अपने बालों में कंघी मारता रहता था। बताया ऐसे राजा थे उस टाइम, तो फिर राज्य का क्या होगा इस प्रकार से। और लाल कुंवर वेश्या के बहुत ही अधिक प्रभाव में था, और जो वेश्या ने अपने सगे संबंधियों, तबलचियों और सारंगी बजाने वाले को दरबार में ऊंचे पदों पर आसीन कर दिया था, और नगर के श्रेष्ठ भवनों पर अपना अधिकार जमा लिया था। सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला तो हर समय नाच, रंगीन रंग और मदिरापान में डूबा रहता था। राजमहलों में हिजड़ों और वेश्याओं की तूती बोलती थी, और राजनीतिक दृष्टि से यह युग घोर पतन का युग था। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि जो उस टाइम किस प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियाँ थी राजमहलों के अंदर, जो इस प्रकार के वेश्यावृत्ति की भावनाएं हमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार की जो राजनीतिक परिस्थितियों के उस टाइम थी, रीतिकाल के समय हिंदी साहित्य के अंदर जो रीतिकाल का जो टाइम पीरियड है उस समय। तो आगे हम देखते हैं कि समाज में उस टाइम कैसा था, सामाजिक परिस्थितियाँ कैसी थी। रीतिकाल में विलास प्रधान काल है, और जिसमें धन, वैभव, ऐश्वर्य की प्रधानता रही। मुगल बादशाह अधिकतर शराब के नशे में चूर रहते थे, और शाहजहाँ के प्रदर्शन, प्रवृत्ति और वैभव
प्रियता ने केवल अपने खजाने को ही खाली नहीं किया बल्कि सामंतीय जीवन को भी बहुत अधिक प्रभावित किया। एक पत्नी धर्म तो लगभग समाप्त ही हो गया था और छोटे मोटे सामंतों के पास खेलों की भीड़ रहने लगी थी, और राजाओं तो कहना ही क्या है। स्त्री केवल मनोरंजन और विलास की वस्तु बन गई थी और समाज का बौद्धिक स्तर बहुत गिर गया था। यौन संबंधों पर किसी प्रकार के नियंत्रण नहीं रहा था और जुआ, शराब, वेश्यावृत्ति जीवन की आवश्यक अंग बन गए थे। बहु विवाह प्रथा, बाल विवाह प्रथा रिवाज बढ़ गए और शिक्षा को अनावश्यक माना जाने लगा था। जागीरदारों का प्रभाव नियंत्रण बढ़ता जा रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप कृषक और मजदूर वर्ग की अवस्था शोचनीय हो गई थी। इस काल में फैली महामारियों ने सामान्य जनता को कमर तोड़ डाली। वे विलासी प्रवृत्तियों, दुर्गाहों और हीनता का शिकार हो गए थे। काम धंधों की दशा बिगड़ती जा रही थी और कला, साहित्य तथा व्यापार का इन परिस्थितियों ने खोखला कर दिया। तो हम देखते हैं कि जो इस टाइम की जो सामाजिक परिस्थितियां हैं, जो समाज के अंदर बहु विवाह प्रथा थी और बाल विवाह प्रथा का रिवाज बढ़ गया था, यानी कि लड़कियों की कम उम्र में शादी कर दी जाती थी, और जुआ खेलना, शराब पीना, वेश्यावृत्ति, ये लोगों की जो कि है आम बात थी, बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। रखेले रखना और जो जितने भी जो शासक थे वो बिल्कुल विलासी प्रवृत्ति के अंदर हो गए थे। उस समाज के अंदर अंधविश्वास ज़्यादा था, टोने टूटके में ज़्यादा विश्वास करते थे। तो इस प्रकार समाज बिल्कुल ही क्या है, बिल्कुल नीचे जा चुका था, सामाजिक दृष्टि से बिल्कुल नीचे गिर चुका था। और आगे हम देखते हैं कि जो धार्मिक परिस्थितियाँ हैं, तो आप देखते हैं कि सामाजिक परिस्थितियाँ अच्छी नहीं है तो धार्मिक परिस्थितियाँ कहाँ से अच्छी होगी। तो जो उस टाइम के जो धर्म किस प्रकार है, तो धार्मिक परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी गई थी कि जिन्होंने धर्म के उदात्त तत्वों को नष्ट कर दिया था और नैतिक बंधन इतने शिथिल हो गए कि आडंबरों और रूढ़ियों ने धर्म का स्थान ले लिया था। पंडित मुलाओं की तूती बोलने लगी थी, उनकी वाणी को ही वेद वाक्य के कुरान समझा जाने लगा था और धर्म की स्थिति अत्यंत शोचनीय हो गई थी। वैष्णव भक्ति के अंतर्गत राम भक्ति परंपरा के राम और सीता के स्थान पर रसिक संप्रदाय के राम सीता हो गए थे, और कृष्ण भक्तों की राधा कृष्ण की माधुर्य भाव की भक्ति सात्विकता के स्थान पर कामुकता और लोलुपता का समावेश हो गया था। मंदिरों और मठों में कामुकता का चित्रण किया गया था। निर्गुण भक्ति परंपरा की रीतिकालीन परिस्थितियाँ ने प्रभावित किया। सूफियों के काव्य में श्रृंगार, नख, सिख वर्णन और नायिका भेद आदि की स्थिति में स्थूलता आने लगी थी। व्यवहारिक जगत में नैतिकता का कोई स्पष्ट मापदंड नहीं रहा था। धार्मिक भावना हसोन्मुख होकर भौतिक मांसलता की ओर बढ़ने लगी थी। यानी कि हम देखते हैं कि जो धर्म बिल्कुल पतन हो चुका था, मतलब धर्म के अंदर जो कर्मकांड है, यानी कि लोगों बड़े बड़े हमले करवाते थे जिसके द्वारा बहुत सारा पैसा क्या है नष्ट हो जाता था। इसी प्रकार जो राजा महाराजा थे वो भी क्या है जो दान वगैरह हन की पंडितों ब्राह्मणों को बड़े बड़े दान दिया करते थे। बड़ी बड़ी ज़मीनें, कई बार तो बड़े बड़े महल भी उन्हें दान में दे दिए जाते थे और बड़े बड़े यज्ञ करवाए जाते थे जो कई दिनों तक चलते थे। उसमें लाखों पैसा, हीरे जवाहरात, सोना संपत्ति वो क्या है खर्च हो जाती थी। जहाँ लोग क्या है धर्म के नाम पर क्या दुकानदारी चलने लगी थी। धर्म को नाम पर जो भगवान की जो मूर्ति है उसको लाखों रुपए में सोने चांदी में बेचने लगे थे। तो उस चारों ओर धार्मिक जो परिस्थितियाँ वो बिल्कुल ही नीचे चली गई थी। जो भगवान श्री कृष्ण राधा जो हम देखते हैं भक्ति काल में इन्हें माधुर्य भाव की भक्ति जो क्या है वो विलासिता में बदल गई, कामुकता लोलुपता में बदल जाती है। और इसी प्रकार जो राम सीता भगवान राम का उनका मतलब इतना ज़्यादा मान्यता नहीं रह पाती। तो उस टाइम की जो परिस्थितियाँ बहुत चेंज हो जाती है। धार्मिक रूप से समाज वो बहुत ही क्या नीचे चला जाता है। और जो साहित्यिक परिस्थितियाँ हैं वो किस प्रकार से, मुगल शासकाल की दरबारी भाषा फारसी थी। यानी कि उस टाइम जो दरबार के अंदर जो काव्य की भाषा भी और बोलचाल की भाषा वो फारसी थी। और इस काल में प्राय शुद्ध ईरानी और भारतीय ईरानी शैलियाँ प्रचलित थी। लैला मजनू जैसी रोमनी कहानियाँ पदात्मक शैली में काफ़ी लिखी जाती थी।
साथ ही मुसलमान शासक आत्म प्रशंसा सुनने की सदा ही लालित रहते थे, इसलिए दरबार कवि उनकी प्रशंसा प्रशस्तियों की रचना करते रहते थे। यानी कि जो दरबार के अंदर जो भी लेखक या कवि होते थे वो क्या करते थे, सिर्फ अपने शासक की प्रशंसा करते थे, अपने शासक के बारे में बढ़ चढ़ के लिखते थे, चाहे वो शासक कितना ही कमज़ोर क्यों ना हो, उसका एक विशाल योद्धा के रूप में दिखाया जाता था, एक शक्तिशाली राजा के रूप में उसका वर्णन है वो अपनी कविताओं के अंदर करते थे। और उनकी लिखी हुई कविताएं राजा की जो बड़ाई करते हुए, राजा की प्रशंसा करते हुए जो किताबें लिखी जाती थी वो क्या है बाज़ारों में बेची जाती थी और लोग पढ़ते भी थे। और इस प्रकार अखबारों के अंदर, अखबार तो उस टाइम नहीं थे, लेकिन जो आप प्रमाण पत्र वो देखते हैं कि पुराने टाइम में आप, तो उसके अंदर भी राजाओं की प्रशंसा की जाती थी और कई बार राजा की प्रशंसा के लिए झांकियाँ निकाली जाती थी। तो इस प्रकार जो साहित्य परिस्थितियों में खराब थी, जो लेखक थे वो क्या है जो आम लोगों के लिए नहीं लिखते थे, यानी कि आम जनता का वर्णन अपने काव्य में जो कवि है वो नहीं करते थे, वो क्या है अपने सिर्फ राजा महाराजा का ही, अपने जो राजा शासक होते थे उनकी ही बारे में ही बढ़ा चढ़ा कर लिखते थे। कवियों ने राधा कृष्ण के मार्शल और कामुक चित्र अंकित किए। शाहजहाँ के दरबार में हिंदी और संस्कृत के कवियों को कुछ कुछ प्रश्रय मिला। औरंगजेब को कट्टर नीति ने मुगल दरबार से हिंदी को निकाल बाहर किया था और हिंदी के राजस्थान के राजाओं और सामंतों की छत्र छाया में पनपने का अवसर मिला था। कोटा, जयपुर, बूंदी, जोधपुर, महाराष्ट्र आदि में भी यही परंपरा चली। प्राय सारे रीतिकाल में चमत्कार और पंडितीय प्रदर्शन को प्रस्तुत करने की रीति चलती रही। इस तरह मौलिकता और नवीन भावनाओं की कमी रही। कवियों ने एक ही साथ कवि और आचार्य बनने की कोशिश की, इसलिए संगारिकता और आचार्यता कर्म इसके एक साथ मिले हुए हैं। यानी कि उस टाइम जो कवि है वो क्या करने चाह रहे थे कि आचार्य बनना चाह रहे थे और कवि भी बनना चाह रहे थे। दोनों संगारकता और आचार्य तत्वों का उन्होंने क्या वर्णन किया है। तो इस प्रकार जो साहित्य परिस्थितियाँ हैं वो कहीं ना कहीं सही नहीं थी इस टाइम की। तो आगे हम देखते हैं कलात्मक परिस्थितियाँ किस प्रकार की थी। रीतिकाल की कला प्रदर्शन में की प्रवृत्ति की प्रधानता रही, इसमें मौलिकता की कमी है और पर सामंती युग की प्रवासनात्मकता अधिक है। स्वामीन मुखसुखाए साहित्य में नायिकाओं के परंपरागत बाजारू चित्र अंकित होते रहे और चित्रकारों ने राग रागणियों पर आधारित प्रतीक चित्र बनाए, लेकिन कहीं भी उन्होंने अपने मन की अभिव्यक्ति स्वतंत्र रूप से नहीं की। इन्होंने देवी देवताओं को भी साधारण नायक नायिका की भांति के अंकित किया। संगीतकार और मूर्तिकारों ने आश्रयदाताओं की इच्छा के अनुसार कार्य किया और उसमें चमत्कारकता को बल दिया। इनके हम देखते हैं कि इस टाइम जो आपका शाहजहाँ होता है उसने ताजमहल बनवाया, तो वो ताजमहल बनवाने के बाद क्या है, वो जिन कलाकारों ने वो ताजमहल बनवाया उनके क्या है हाथ कटवा दिए जाते हैं। तो इस प्रकार की घटनाएं वो देखने को मिलती है जो कलात्मक परिस्थितियाँ हैं। हाँ, इस काल में जो है कलात्मक यानी कि जो मंदिर है या बड़े बड़े महल है, जो आज जो पर्यटन स्थल हम देखते हैं प्राचीन, वो उस टाइम बने। तो साहित्य का बोलो जो कलात्मक दृष्टि से काफ़ी अच्छा काल रहा, लेकिन कुछ बुराइयां भी इस काल में रही। तो इस वीडियो लेक्चर में यही, और आगे के वीडियो लेक्चर में हम जो है अगले वीडियो लेक्चर में हम रीतिकाल के नामकरण पर भिन्न लेखों के मत बताइए, रीतिकाल के नामकरण का जो क्वेश्चन है वो करेंगे। इस वीडियो लेक्चर के साथ ही जाना, अगले वीडियो को आप देखिएगा। धन्यवाद।